जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे बिगन अनेक। श्री श्री चैतन्य चरितावली भाग 10। विवाह। ईंट, पत्थर और मिट्टी के बने हुए घर को घर नहीं कहते। असल में घर तो घरवाली स्त्री से ही है, जिसके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। वट के नन्हे से बीज के अंतर्गत एक महान वृक्ष छिपा रहता है। अज्ञानी लोग उसे भी अन्य पौधों के बीज की भांति छोटा सा ही बीज समझते हैं। अजवाइन के बीजों के साथ ही वट के बीज को भी बोते हैं। पहले पहले दोनों का अंकुर एक सा ही निकलता है, किंतु आगे चल के अजवाइन का वृक्ष तो थोड़ा ही बढ़कर साल 6 महीनों में ही सूख जाता है, किंतु वट वृक्ष निरंतर बढ़ता ही रहता है और कालांतर में जाकर वह एक महान विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसकी छाया में बैठकर असंख्यों पसीनों से भीगे हुए प्राणी शीतलता का सुखास्वादन करते हैं। उसकी पूर्ण आयु का अनुमान भी नहीं किया जाता है, वह शाश्वत वृक्ष बन जाता है। निमाई यद्यपि अपने विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विलक्षण थे, फिर भी साधारण लोग यही समझते थे कि कालांतर में यह भी एक पाठशाला खोलकर नवद्वीप का अन्य पंडितों की भांति एक नामी पंडित बन जाएगा। यह भी अन्य पंडितों की भांति स्त्री पुत्रों में आसक्त होकर सुखपूर्वक संसारी सुखों का उपभोग करेगा, क्योंकि विद्वान हो अथवा मूर्ख, संसारी विषयों में तो सब समान रूप से ही रत रहते हैं। बड़े लोगों की भोग सामग्री बहुमूल्य और बड़ी होती है। छोटे लोग साधारण भोग सामग्रियों से ही अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं, किंतु उनमें आसक्ति दोनों की समान ही है। बंधे दोनों ही हैं, फिर चाहे वह बंधन रस्सी का हो अथवा रेशम का, सोने की हो या लोहे की, बेड़ी तो समान ही है। दोनों ही बंधन से प्रभु की इच्छा के बिना नहीं निकल सकते। अन्य पंडितों को धन के ही लिए विद्योपार्जन करते देख लोगों का यही अनुमान हो गया था कि निमाई भी अपने विद्या बल से खूब धन प्राप्त करेगा। उन्हें यह पता नहीं था, इसके उपदेश से असंख्यों मनुष्य स्त्री, धन, परिवार और समस्त उत्तमोत्तम भोग सामग्रियों को तुच्छ समझकर महाधन की प्राप्ति में कटिबद्ध हो जाएंगे और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनावेंगे। संसारी लोग बेचारे और अनुमान कर ही क्या सकते हैं। इनका आरंभिक जीवन आदि में अन्य साधारण जीवनों की भांति था ही, इससे लोगों का यही अनुमान लगाना ठीक था। निमाई की अवस्था अब 16 वर्ष की है। व्याकरण, अलंकार और न्याय में इन्होंने प्रवीणता प्राप्त कर ली है। आगे पढ़ने की भी इच्छा थी, किंतु कई कारणों से इन्होंने पाठशाला में जाकर पढ़ना बंद कर दिया। घर पर अकेली विधवा माता थी, निर्वाह का कोई दूसरा प्रबंध नहीं था। आकाशीय वृत्ति थी, ईश्वर इच्छा से जो भी आ जाता उसी पर निर्वाह होता। मिश्र जी कोई संपत्ति नहीं छोड़ गए थे, उनके सामने भी इसी प्रकार निर्वाह होता था। अब निमाई समझदार हो गए, विद्वान भी बन गए, इसीलिए अब जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ उद्योग करना चाहिए। वृद्धा माता को सुख पहुंचाने का यही अवसर है। यह सब सोच समझकर इन्होंने 16 वर्ष की छोटी ही अवस्था में अध्यापन का कार्य करना आरंभ कर दिया। इनकी विलक्षण बुद्धि और पठन पाठन को अद्वितीय सुंदर शैली से सभी शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले पुरुष परिचित थे, इसलिए इन्हें नवद्वीप जैसे विद्या के भारी केंद्र स्थान में अध्यापक बनने में कोई कठिनता न हुई। नवद्वीप में मुकुंद संजय नाम के एक विद्यानुरागी धनी मानी व्यक्ति थे। उनके एक पुरुषोत्तम संजय नाम का पुत्र था। संजय महाशय अपने पुत्र के पढ़ाने के निमित्त किसी योग्य अध्यापक की तलाश में थे। निमाई की ऐसी इच्छा देख इन्होंने इनसे प्रार्थना की। निमाई स्वयं ही एक पाठशाला स्थापित करने की बात सोच रहे थे, किंतु उनके छोटे से मकान में पाठशाला स्थापित करने के योग्य स्थान ही न था। संजय भगवत भक्त होने के साथ धनी भी थे। बंगाल में प्रायः सभी धार्मिक पुरुषों के यहाँ एक चंडी मंडप नाम से अलग स्थान होता है। उसे देवी गृह या ठाकुर दालान भी कहते हैं। नवदुर्गाओं में उक्त स्थान पर ही चंडी पाठ और पूजा तथा उत्सव हुआ करते हैं।
यह स्थान ऐसे ही शुभ कार्यों के लिए सुरक्षित होते हैं। योग्य और विद्वान अतिथि के आने पर इसी स्थान में उनका आतिथ्यादि भी किया जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार धनिकों का चंडी मंडप विस्तृत, सुंदर और अधिक कीमती होता है। संजय महाशय का चंडी मंडप खूब बड़ा था। निमाई पंडित ने उसी मंडप में अपनी पाठशाला स्थापित की। इधर उधर से बहुत से छात्र इनका नाम सुनकर पढ़ने आने लगे। पुत्र के साथ संजय भी निमाई से विद्याध्ययन करने लगे। इनकी पढ़ाने की शैली बड़ी ही सरस तथा चित्ताकर्षक थी, इसलिए थोड़े ही समय में इनकी पाठशाला चल निकली और सैकड़ों छात्र इनके पास पढ़ने आने लगे। ये विद्यार्थियों के साथ गुरु शिष्य का व्यवहार न करके एक प्रेमी मित्र का सा व्यवहार करते। उनसे खूब हंसी दिल लगी करते, घर का हाल चाल पूछते और अपनी सब बातें बताते। इससे विद्यार्थी इनके ऊपर अत्यधिक अनुराग रखने लगे। बहुत से विद्यार्थी तो इनसे अवस्था में बहुत बड़े बड़े थे। वे सब भी इनके पास अध्ययन करने आते और इनका हृदय से बहुत अधिक आदर करते थे। इस प्रकार इनकी पाठशाला नवद्वीप में एक प्रसिद्ध पाठशाला मानी जाने लगी। व्याकरण शास्त्र में गंगादास जी की पाठशाला को छोड़कर निमाई की पाठशाला सबसे श्रेष्ठ समझी जाती थी। निमाई विद्यार्थियों के साथ परिश्रम भी खूब करते थे। एक दिन निमाई पंडित पाठशाला से पढ़ाकर अपने घर जा रहे थे। दैवात गंगा जी जाते हुए रास्ते में पंडित वल्लभाचार्य जी की तनया लक्ष्मी देवी से उनका साक्षात्कार हो गया। वल्लभाचार्य निमाई के सजातीय ब्राह्मण थे। इन्होंने लक्ष्मी देवी को पहले भी कई बार देखा था, किंतु आज के दर्शन में विशेषता थी। लक्ष्मी देवी को देखते ही परम सदाचारी निमाई के भावस्थितानि जनांतर सौहृदानि, इस न्याय के अनुसार पूर्वजन्म के संस्कार जागृत हो उठे। स्वाभाविक सौहृद तो स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसमें चेष्टा करना या अनुराग करना तो कहा ही नहीं जा सकता। इन्होंने लक्ष्मी देवी की ओर देखा। लक्ष्मी देवी ने भी धीरे से इनकी ओर देखा और इनके पाद पद्मों में भक्ति से मन ही मन प्रणाम करके वह गंगा की ओर चली गई। ये अपने घर की ओर चले गए। भावी की भवितव्यता तो देखिए। उसी दिन बनवारी घटक नाम के जगन्नाथ मिश्र के स्नेही एक ब्राह्मण शची देवी के समीप आए और माता से कहने लगे, निमाई अब सयाना हो गया है, अब उसके विवाह का शीघ्र ही उद्योग करना चाहिए। यदि तुम्हें पसंद हो तो पंडित वल्लभाचार्य की एक कन्या है, तुम उसे चाहो तो देख सकती हो। लाखों में एक है, बड़ी ही सुशीला, सुंदरी और बुद्धिमती लड़की है। निमाई के वह सर्वथा योग्य है। यदि तुम्हें यह संबंध मंजूर हो तो मैं पंडित जी से इस संबंध में कहूँ। माता स्वयं पुत्र के विवाह की चिंता में थी, किंतु वे निमाई की इच्छा के बिना कोई संबंध निश्चित करना नहीं चाहती थी। घर में कोई दूसरा आदमी सलाह करने के लिए था नहीं। पुत्र समझदार और सयाना था। उसकी अनुमति के बिना वे विवाह के संबंध में किसी को निश्चित वचन नहीं दे सकती थी। अतः बात को टालते हुए माता ने कहा, इस पितृहीन बालक का विवाह ही क्या है, अभी तो वह पढ़ ही रहा है, कुछ करने लगेगा तो देखा जाएगा। घटक महाशय शची माता का ऐसा उदासीन भाव देखकर समझ गए कि माता को यह संबंध मंजूर नहीं, कारण कि पंडित वल्लभाचार्य बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण ने समझा माता अपने पंडित पुत्र का निर्धन की लड़की के साथ विवाह करना नहीं चाहती। यह समझकर वे लौट आए। दैवात रास्ते में उन्हें निमाई मिल गए। इन्हें देखते ही निमाई खिल उठे और हंसते हुए बोले, कहिए घटक महाशय, किधर किधर से आगमन हो रहा है। कुछ असंतोष के भाव से घटक ने उत्तर दिया, तुम्हारी माता के पास पंडित वल्लभाचार्य की पुत्री के साथ तुम्हारे विवाह की बातचीत करने गया था, सो उन्होंने मंजूर ही नहीं किया। कहो तुम्हारी क्या सलाह है। निमाई यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे हंसते हुए घर चले गए। घर पहुंचकर इन्होंने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, घटक उदास होकर जा रहे थे, वल्लभाचार्य जी का संबंध मंजूर क्यों नहीं किया। माता समझ गई
कि निमाई को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन घटक को बुलाकर उन्होंने कहा, आचार्य महाशय, कल आप जो बात कहते थे वह मुझे स्वीकार है। आप पंडित वल्लभाचार्य से कहकर सब ठीक करा दीजिए। आप ही अब हमारे हितैषी हैं और घर में दूसरा है ही कौन। आपका ही तो लड़का है, जैसे चाहे कीजिए। बनवारी घटक को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय वल्लभाचार्य के घर पहुँचे। आचार्य ने इनका सत्कार किया और आने का कारण जानना चाहा। इन्होंने सब वृतांत बता दिया। इस संवाद को सुनकर पंडित वल्लभाचार्य को तथा उनके समस्त घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे घटक से कहने लगे, मेरा सौभाग्य है कि शची देवी ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। निमाई पंडित जैसे विद्वान को अपना जामाता बनाने में मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। लड़की के पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के उदय होने पर ही ऐसा वर मिल सकता है, किंतु आप मेरी परिस्थिति से तो परिचित ही हैं। मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, केवल 5 हरितकों के साथ कन्या को ही समर्पित कर सकूँगा। यदि यह बात उन्हें मंजूर हो तो आप जब भी कहें मैं विवाह करने को तैयार हूँ। घटक ने कहा, आप इस बात की कुछ चिंता न कीजिए। शची देवी को रुपए पैसे का लोभ नहीं है। वे तो सुशीला सुंदरी लड़की ही चाहती हैं। आप प्रसन्नता के साथ विवाह की तैयारियां कीजिए। यह कहकर घटक महाशय वल्लभाचार्य जी से विदा होकर शची देवी के पास आए और संपूर्ण वृतांत सुना दिया। दोनों ओर से विवाह की तैयारियां होने लगी। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बंधु बांधव तथा विद्यार्थियों के साथ बारात लेकर निमाई वल्लभाचार्य जी के घर गए। आचार्य ने सभी का यथोचित सम्मान किया। गोधूली की शुभ लग्न में निमाई पंडित ने लक्ष्मी देवी का पाणी ग्रहण किया। लक्ष्मी देवी ने कांपते हुए हाथों से इनके चरणों में माला अर्पण की और भक्तिभाव के साथ प्रणाम किया। इन्होंने उन्हें वामांग किया। हवन, प्रदक्षिणा, कन्यादान आदि सभी वैदिक कृत्य होने पर विवाह का कार्य सकुशल समाप्त हुआ। दूसरे दिन आचार्य से विदा होकर लक्ष्मी देवी के साथ पालकी में चढ़कर निमाई घर आए। माता ने सती स्त्रियों के साथ पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। ब्राह्मणों को तथा अन्य आश्रित जनों को यथा योग्य द्रव्य दान दिया गया। लक्ष्मी देवी का रंग रूप निमाई के अनुरूप ही था। इस जुगल जोड़ी को देखकर पास पड़ोस की स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। कोई तो उन्हें रति कामदेव की उपमा देने लगी, कोई शची पुरंदर कहकर परिहास करने लगी, कोई गौर लक्ष्मी कहकर निमाई की ओर हंसने लगी। सुंदरी पुत्रवधू के साथ पुत्र को देखकर माता को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन करना इस श्लोक की लेखनी के बाहर की बात है। जय श्री राधे।